हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का 11th क्लास का 11th चैप्टर जो चल रहा है हमारा पौधों में स्थानांतरण, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा जिसका नाम है रसारोहण या एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप नाम से स्पष्ट है, संधि विच्छेद करके देखो आप। रसारोहण, रसारोहण मतलब रस का आरोहण, आरोहण मतलब ऊपर की ओर चढ़ना। किसका चढ़ना? सेब का। सेब का मतलब रस का। क्या होता है कि जब पौधे जमीन से जल का अवशोषण करते हैं, जल के अवशोषण के साथ खनिज लवण और विभिन्न पोषक तत्वों को भी जड़ के माध्यम से ही अवशोषित कर लेते हैं। जमीन से अवशोषित जल तने, शाखा, पत्ती तथा विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। ठीक है, जितना जल पौधे अवशोषित करते हैं उसमें से अधिकांश जल जो है पत्तियों से वाष्प बन करके वापस वायुमंडल में पहुंच जाता है, और बचा हुआ जो जल है उसका उपयोग पौधे अपनी जैविक क्रियाओं में, बायोलॉजिकल प्रोसेस में कर लेते हैं। ठीक है, परंतु कुछ पौधे या ऊंचे से ऊंचे का नाम याद रखना है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में, सिकोइया, सिकोइया सेमपरवाइरेंस, सेमपरवाइरेंस 400 मीटर ऊंचा पौधा है। कुछ पौधों में जो है जल अवशोषण के द्वारा जल ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच पाता है, तो पौधे एक विशेष प्रकार की क्रिया करते हैं। उस विशेष प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं? रसारोहण। सारी क्रियाएं जल अवशोषण के द्वारा पूर्ण हो जाती है, परंतु फिर भी सभी पौधों में जल या खनिज लवण या विभिन्न पदार्थ जल अवशोषण के द्वारा नहीं पहुंच पाते हैं, तो पौधे एक और क्रिया करते हैं। उस क्रिया का नाम है एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण मतलब रस का आरोहण, जिसके माध्यम से ऊंचे वृक्ष में आसानी से क्या हो जाता है? जल ऊपर पहुंच जाता है। परिभाषा या डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी? याद रखना डेफिनेशन कि जल का लिखने की बजाय आप ऐसे ही सुन लो, जल का जाइलम वेसल्स तथा ट्रैकिट्स के माध्यम से पौधों के ऊपरी भाग तक या पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचना। केवल जल का नहीं, जल के साथ खनिज लवण के अलावा विभिन्न पोषक तत्व, जल, खनिज लवण तथा विभिन्न पोषक तत्वों का जाइलम वेसल्स तथा ट्रैकिट्स के द्वारा पौधों के ऊपरी सिरे तक पहुंचना क्या कहलाता है? रसारोहण या एसेंट ऑफ सेप कहलाता है। ठीक है, सभी पौधों में ये क्रिया संपन्न होती है। ऊंचे से ऊंचे पौधों में आसानी से क्रिया हो सकती है। इस क्रिया को समझाने के लिए मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने 1617 में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे वलयीकरण का प्रयोग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि रसारोहण की क्रिया के लिए केवल और केवल जाइलम और जाइलम के विभिन्न अंग आवश्यक है, फ्लोएम की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने टेकोमा के पौधे लिए दो, एक पौधे को ए, दूसरे पौधे को बी नाम दिया। जो ए पौधा है उस ए पौधे को स्टैंड पर कस करके उसका ऊपरी भाग मतलब बाहरी भाग, जिसका नाम है छाल या छाल कह दें हम या फ्लोएम कह दें, फ्लोएम को छील करके निकाल दिया 3-4 इंच। ठीक है, और दूसरा पौधा बी लिया, ये भी टेकोनम्मा का पौधा है। इस बी पौधे के बीच वाले हिस्से को खुतर करके इसमें से कौन रिमूव कर दिया? जाइलम रिमूव कर दिया। मतलब एक में से फ्लोएम रिमूव किया और एक में से जाइलम रिमूव किया। अब जब फ्लोएम रिमूव कर दिया तो ये पौधा जो है गमले में लगा हुआ था। गमले में लगे होने के कारण पानी ऊपर की ओर लगातार क्या हुआ? चढ़ता रहा। पानी लगातार ऊपर चढ़ता रहा और ऊपरी भाग तक निरंतर पानी मिलता रहा। अब इस पत्ती को पानी मिलता रहा और वायुमंडल से CO2 मिलती रही, तो क्रियाएं चलती रही कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की, और भोजन बनता रहा, इसलिए पौधे स्वस्थ रहे। ठीक है, यहाँ तक का हिस्सा स्वस्थ रहा, पर कुछ दिन बाद लगातार निचले वाले हिस्से को भोजन मिलना बंद हो गया। तो पहले कौन सा वाला हिस्सा? नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा फूल करके क्या हो गया? सड़ गया। परंतु ये क्रिया होने में क्या होने लगा? थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा दिन बाद ये क्रिया हुई। परंतु जो बी पौधा है उसका जो जाइलम निकाला, जाइलम क्या करता है? जमीन से जल को ऊपर ले जाने का काम करता है। अब यहाँ से जाइलम को ही कट कर दिया तो जल यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचा, पर इसके आगे नहीं पहुँच पाया। जब जल यहाँ से आगे नहीं पहुँच पाया तो निरंतर पौधों को, हर जीव को निरंतर आवश्यकता होती है कि जल की। अब जल यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचा, परंतु इसके आगे नहीं पहुँच पाया और यहीं पर जल इकट्ठा होना लग गया, जिसके कारण इन पत्तियों को पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिलने के कारण ये पत्तियां विल्टेड हो गई, मुरझा गई।
ठीक है, मतलब जल के ऊपर जाने में या रस के आरोहण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? जाइलम। ये यहाँ पर जाइलम की विशेषता बताइए कि बिना जाइलम के रसारोहण या एसेंट ऑफ सेप की क्रिया संभव नहीं। एक प्रयोग हुआ है किसका? रसारोहण का, वलयीकरण का प्रयोग, जो कि मेलपीगी ने 1617 में दिया था। फिर से देख लो, उन्होंने टेकोमा के 2 पौधे लिए, ए पौधा बी पौधा। ए पौधे में से केवल किसको रिमूव करा? फ्लोएम को या बार्क को। बी पौधे में से जाइलम को रिमूव करा। फ्लोएम को रिमूव करने के कारण इस पौधे के द्वारा जल का आरोहण तो हुआ ऊपर की ओर, पत्ती को लगातार पानी मिला और पत्ती प्रकाश संश्लेषण करती रही, इसलिए टर्जिड स्थिति में इनकी लीफ बनी रही, मतलब स्फीति दशा में रही। परंतु जो बी पौधा है, इस बी पौधे के कौन से ऊतक को? जाइलम ऊतक को 2-3 इंच काट करके निकाल दिया, तो पानी जो है यहीं तक पहुंचा, इसके आगे पानी नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण पानी की अनुपस्थिति के कारण ये पत्तियां जो है विल्टेड हो गई, मुरझा गई। अर्थात पौधे को जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थ की अपेक्षा तरल पदार्थ मतलब जल, खनिज और विभिन्न पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। इन्होंने ये प्रयोग द्वारा सिद्ध करा। अब जो ये रसारोहण है, इस रसारोहण के संबंध में 3 सिद्धांत हैं। पहला आता है जैववाद। रसारोहण के संबंध में 3 सिद्धांत दिए, जैववाद। दूसरे सिद्धांत का नाम है मूलदाबवाद, मूलदाबवाद। और तीसरा सिद्धांत है भौतिकवाद। तीनों सिद्धांतों को हमको देखना है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर इस रसारोहण को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से 3 प्रमुख सिद्धांत है। जैववाद या जिसको बोलते हैं वाइटल थ्योरी, और ये एक थ्योरी नहीं, इसकी भी अनेक थ्योरीज हैं, ठीक है, वाइटल थ्योरीज। फिर मूलदाबवाद, रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, इसमें भी 2-3 थ्योरी दी अलग अलग। फिर भौतिकवाद, फिजिकल थ्योरी, फिजिकल थ्योरीज। 3 अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। पहले हम देखेंगे जैववाद, फिर देखेंगे मूलदाबवाद और उसके बाद देखेंगे भौतिकवाद। अब जैववाद के संबंध में अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, जिनमें से सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत था जेसी बोस का। अब जैववाद का सिद्धांत किस किस ने दिए? इन 2-3 के नाम आप याद रख लेना। एक तो वेस्टमेयर का सिद्धांत था, एक तो वेस्टमेयर का सिद्धांत था, जो कि सफल नहीं हो सका था इस बात को साबित करने में कि रसारोहण की क्रिया जो है जैववाद। जैववाद का अर्थ क्या है कि रसारोहण की क्रिया एक जैविक क्रिया है और जीवित कोशिकाओं के कारण होती है, पौधों के अंदर पाई जाने वाली जीवित कोशिकाओं के कारण होती है। ये जैववाद था। इस जैववाद को समझाने वाले कौन थे? सबसे पहले वेस्टमेयर, परंतु ये सफल हो गए। वेस्टमेयर के बाद अगले आए रिले पंप थ्योरी, अगली थ्योरी रिले पंप थ्योरी, या इसको परासरण दाबवाद, ओपीवाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको बताने वाले भी वैज्ञानिक दूसरे थे, परंतु ये दोनों थ्योरीज जो हैं सफल नहीं हो पाई ये बताने में कि रसारोहण की क्रिया जो है जैविक कोशिकाओं के कारण होती है। इसके लिए जेसी बोस ने 1923 में अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध करा कि रसारोहण की क्रिया में जीवित कोशिकाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा बताया कि जब किसी पौधे को एक गैल्वेनोमीटर, यह पूरा उपकरण है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर, के द्वारा ये सुई लगी है गैल्वेनोमीटर की सुई, तो ये गैल्वेनोमीटर की सुई को पौधे के कॉर्टेक्स भाग में जोड़ दिया जाए, ठीक है। ये पूरा उपकरण को पौधे के कॉर्टेक्स वाले भाग में जोड़ दिया, तो क्या होगा कि जब यहां से जल ऊपर की ओर चढ़ेगा तो जल के ऊपर चढ़ने के कारण जो कॉर्टेक्स कोशिका है उनमें स्पंदन होगा, ठीक है, उसमें स्पंदन होगा और स्पंदन के कारण इस सुई का कनेक्शन इससे जुड़ा रहेगा। इस कनेक्शन के कारण ये गैल्वेनोमीटर की सुई के अंदर क्या होगी? गति होगी, और गति ये दर्शाएगी तो यहां से जो जल है ऊपर की ओर वो कौन सी क्रियाओं के कारण? जैविक क्रिया के कारण ऊपर की ओर जल चढ़ रहा है। ये किसने बताया? जेसी बोस ने। परंतु इसके बाद जेसी बोस के बाद अनेक वैज्ञानिक आए जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि रसारोहण की क्रिया में जैविकवाद जो है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। उसके लिए बाद में अगला वाद आया जिसको कहा जाएगा मूलदाबवाद। तो एक बार फिर से देख लो रसारोहण के, देखो क्वेश्चन ये बनेंगे। पहला क्वेश्चन बना है कि रसारोहण क्या है, रसारोहण के वलयीकरण के प्रयोग को समझाइए।
दूसरा क्वेश्चन बनेगा रसारोहण के जेसी बोस के स्पंदनवाद या रसारोहण के जैववाद को समझाइए। जैववाद सिंपल सी है। जैववाद को मानने वाले वैज्ञानिकों ने बताया था कि रसारोहण की क्रिया जीवित कोशिकाओं के कारण होती है, मतलब जीवित कोशिकाओं के कारण जल कहाँ पहुंचता है, पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसके लिए जेसी बोस का जो वाद था जिसका नाम था स्पंदनवाद, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा। इस वाद के अनुसार उन्होंने क्या करा, एक प्रयोग करा। एक गमले में लगे हुए पौधे को लिया, बालसम का पौधा, ठीक है, उस पौधे को उन्होंने गैल्वेनोमीटर की सुई से कनेक्ट कर दिया, सुई को पौधे के कॉर्टेक्स में जोड़ दिया। लगातार जब जल ऊपर चढ़ता रहा तो इस जीवित कोशिका में स्पंदन होता रहा, धड़कन होती रही, जिसके कारण ये सुई, गैल्वेनोमीटर की सुई क्या होने लगी, हिलने लगी, जिससे पता चला कि जल ऊपर की ओर या रस का ऊपर की ओर आरोहण किसके द्वारा हो रहा है, जीवित कोशिकाओं के द्वारा। परंतु बाद में ये भी असफल हुआ है। तो अभी हमारा हुआ कौन सा, जैववाद। अब मैं बताता हूं आपको मूलदाबवाद। अब देखते हैं हम मूलदाबवाद। मूलदाबवाद, इसको द्रव स्थैतिक वाद नाम से भी जाना जाता है। रूट प्रेशर थ्योरी, नाम से पता चल रहा है आपको, रूट प्रेशर थ्योरी। रूट में मतलब जड़ में एक दाब उत्पन्न होता है, उस दाब के कारण जो प्रेशर दबाव लगता है, उस दबाव के कारण पानी का ऊपर या खनिज तत्व का या विभिन्न तरल पदार्थों का ऊपर चढ़ना। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में जो है, इस सिद्धांत को मूलदाबवाद या द्रव स्थैतिक, द्रव की स्थिति में परिवर्तन होता है इसलिए इसको द्रव स्थैतिक वाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस मूलदाब शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था स्टीफन हेल्स ने 1727 में, और इन्होंने रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को या वाद को मूलदाबवाद या रूट प्रेशर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसको द्रव स्थैतिक वाद भी कहते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग को यहाँ करके दिखाया। ये एक मैनोमीटर वाला प्रयोग है, ये मैनोमीटर लगा हुआ है इस उपकरण में, इस पूरे का नाम क्या है, मैनोमीटर। एक गमला है, गमले में लगा हुआ पौधा है, स्टैंड की सहायता से ये पौधा जुड़ा हुआ है। ठीक है, पौधा है, उस पौधे को 2-4 इंच ऊपर से, मतलब उसका तना को 4 इंच ऊपर से काट दिया, काट करके उसमें कांच की नली फिट कर दी जिसमें पानी भरा है। ठीक है, इस कांच की नली में क्या बना, पानी भरा हुआ है, और स्टैंड की सहायता से इसको जोड़ दी। अब इसमें नीचे की साइड में एक कांच का जो है मैनोमीटर जुड़ा हुआ है, इस मैनोमीटर के अंदर मरकरी पारा भरा हुआ है। अब इस उपकरण को ऐसे कैसे ही कुछ समय के लिए छोड़ दिया। जब इस उपकरण को छोड़ दिया, 2-4-8 दिन बाद देखा कि जब ये जड़, जो इस पौधे के अंदर जो जड़ें लगी हैं, ये जड़ें क्या करती है, अंदर से खिंचाव करती हैं और खिंचाव से जल ऊपर जाता है, किनमें, जड़ों में, और जड़ों में वाला जल जो है वो कहाँ बढ़ता जाता है, इस नली के अंदर बढ़ता है। इस नली के अंदर बढ़ेगा तो इस पारे पर, मरकरी पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने के कारण ये मरकरी क्या होगा, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर बढ़ जाएगी। तो पहले यहाँ पर पाठ्यांक, मतलब कि कितनी दूरी पर, मान लो एक यहाँ पर 1 लिखा है, इस दूरी पर मरकरी या पारा था, और कुछ दिन बाद क्या है, जब पानी आगे बढ़ा तो ये पारा खसक करके ये दूसरा नंबर डला हुआ यहाँ पर पहुँच गया, फिर कुछ दिन बाद तीसरा नंबर पे पहुँच गया। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि ये रूट में एक प्रकार का दाब या प्रेशर उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके कारण द्रव की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो द्रव की स्थिति में परिवर्तन के कारण इसको द्रव स्थैतिकवाद, या रूट में प्रेशर के कारण इसको रूट प्रेशर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। स्टीफन हेल्स और प्रिस्टेले ने इस प्रयोग को समझाया था। इसके अलावा और भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने मूल दाब के संबंध में एक प्रयोग किया था, कांच की नली वाला प्रयोग। उन्होंने क्या करा था कि ये पौधा लिया, इस पौधे को यहाँ से कट करा, कट करके यहाँ पर उल्टी परख नली रख दी, पानी से भरी हुई, कैसे, पानी से भरी हुई परख नली रख दी। अब परख नली का पानी मान लो यहाँ तक भरा हुआ है, कुछ समय बाद क्या हुआ कि जड़ों में प्रेशर उत्पन्न हुआ, जिसके कारण जमीन से जल ऊपर बढ़ा, और जल ऊपर बढ़ा तो ये परख नली में जल कहाँ, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। तो कांच की नली वाला भी एग्जाम्पल या प्रयोग द्वारा हम इसको बता सकते हैं। तो ये हुआ रसारोहण का मूल दाबवाद। अब रसारोहण का जो भौतिकवाद है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जी खिंचाववाद। अब हम देखते हैं भौतिकवाद, फिजिकल थ्योरी। भौतिकवाद किसकी, रसारोहण की भौतिकवाद, फिजिकल थ्योरी। इसके बारे में सबसे पहले डिक्सन
और जॉली नामक वैज्ञानिक ने, ये जॉली एलएलबी उसका छोटा भाई है, ठीक है, डिक्सन और जॉली नामक वैज्ञानिक ने रसारोहण के संबंध में एक वाद प्रस्तुत किया जिसे भौतिकवाद कहा जाता है। भौतिकवाद का अर्थ है, जैववाद में क्या बताया था कि रसारोहण जैविक क्रिया है, जीवित कोशिकाओं के द्वारा होती है, जैविक प्रक्रिया है। और भौतिकवाद को मानने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि रसारोहण की क्रिया के लिए ना तो जीवित कोशिका आवश्यक है, ना ही रसारोहण की क्रिया एक जैविक क्रिया है। भौतिकवाद को मानने वाले क्या बोल रहे हैं कि रसारोहण एक भौतिक क्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा जल जो है जमीन से पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचता है। और जल पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचने का मुख्य कारण है पानी का वाष्प बन करके निकलना। किस रूप में निकलना? वाष्प या वेपर के रूप में निकलना। स्ट्रोमेटा के द्वारा पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले जो छिद्र होते हैं स्ट्रोमेटा, उनसे पानी वाष्प बन करके निकलता है। तो पानी वाष्प बन करके निकल जाता है तो पत्ती में पानी की कमी हो जाती है। पत्ती में पानी की कमी हो जाती है तो पत्ती के अंदर दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो मीजोफिल कोशिका और एक पेलिसेड कोशिका। जब स्ट्रोमेटा से पानी वाष्प बन करके निकल जाता है तो यहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ की कोशिकाएं इस मीजोफिल कोशिका के ऊपर दबाव उत्पन्न करती हैं, ठीक है, काय के लिए? पानी के लिए। तो यहाँ का मीजोफिल कोशिका का पानी कहाँ पहुँच जाता है? स्ट्रोमेटा के पास, मतलब इन कोशिकाओं में, इन रक्षक कोशिकाओं में। अब इसका पानी खत्म हो गया मीजोफिल कोशिका का, तो इस मीजोफिल कोशिका के ऊपर दबाव उत्पन्न होता है, ओपी बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण इस कोशिका का जल इस कोशिका में आ जाता है। इस कोशिका का जल खत्म हो गया तो इस पर दबाव उत्पन्न हुआ, इसका ओपी बढ़ा तो यहाँ से जल आगे बढ़ा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से मीजोफिल कोशिका से दबाव या तनाव किस पर पहुंचता है? पेलिसेड कोशिकाओं पर। पेलिसेड कोशिकाओं से होते हुआ यह दबाव किस पर उत्पन्न होगा? जाइलम पर। जाइलम जो है ट्रैकिड तथा वेसल्स पर दबाव उत्पन्न करेगा, जिसके कारण ट्रैकिड और वेसल्स से दबाव कहाँ? जड़ की कोशिकाओं में पहुंचा, और जड़ से कहाँ पर? जो मूल रोम, रूट हेयर्स, जो कि कहाँ पर? मिट्टी के अंदर पानी में स्थित है, उन पर खिंचाव उत्पन्न होगा। तो खिंचाव के कारण जल के अणु धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? ऊपर चढ़ते जाएंगे और रसारोहण की क्रिया होती जाएगी। अब रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए डिक्सन और जॉली ने दो बात बताई। सबसे पहले जल का ससंजन बल कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर, और दूसरा क्या? वाष्पोत्सर्जी खिंचाव। दो कारणों से रसारोहण की क्रिया होती है। अब ससंजन बल क्या है? ध्यान रखना, जल के अणु आपस में एक दूसरे से अत्यधिक दृढ़ता के साथ जुड़े होते हैं, और इतनी दृढ़ता से जुड़े होते हैं कि ये जल के अणु एक दूसरे से आसानी से पृथक नहीं हो पाते हैं। जैसे कि अगर हम एक ग्लास लें और ग्लास का पानी ढोलें तो एक बूंद और बहुत देर बाद दूसरी बूंद नहीं गिरेगी, बूंद के साथ साथ बूंद एक के पीछे एक साथ साथ गिरती जाएगी। क्यों? क्योंकि जल की बूंदों में आपस में क्या रहता है? एक प्रकार का फोर्स, एक बल रहता है। उस बल को क्या बोलते हैं? ससंजन बल, जिसके कारण ये जल के अणु आपस में एक दूसरे से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। ये भी जुड़े हुए हैं और साथ साथ जल के अणु जो है इस जाइलम की दीवार से भी चिपके रहते हैं। तो जैसे जैसे एक अणु ऊपर बढ़ता है, उसके अंदर जो ससंजन बल है उसके प्रभाव से जल का अणु भी क्या है? दूसरे जल का अणु भी साथ साथ ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। तो पहला कारण है जल के अणुओं के अंदर पाए जाने वाला ससंजन बल, जिसके कारण जल की निरंतरता जड़ से पत्ती की विभिन्न कोशिकाओं तक बनी रहती है। दूसरा कारण है वाष्पोत्सर्जी खिंचाव। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के द्वारा जल वेपर वाष्प बन करके उड़ जाता है। अब पत्ती की सतह पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, उस स्टोमेटा के चारों ओर जो कोशिका है, रक्षक कोशिका, उस पर दबाव या तनाव उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। अब दबाव या तनाव के कारण ये कोशिका इन कोशिका पर दबाव उत्पन्न करती है। किन कोशिकाओं पर? मीजोफिल कोशिकाओं पर। मीजोफिल कोशिकाएं पेलिसेड कोशिका या बंडल शीत कोशिका के ऊपर दबाव उत्पन्न करती हैं। यह बंडल शीत कोशिका जाइलम पर दबाव उत्पन्न करता है। जाइलम के कारण ट्रैकिड्स पर, ट्रैकिड्स के कारण मूल रोम पर दबाव या खिंचाव उत्पन्न होता है, और उस खिंचाव के चलते मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला जो जल है वो खिंचना शुरू हो जाता है और लगातार जल ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो ये किसने बताया है?
भौतिकवाद को डिक्सन और जॉली ने। और इस वाद के संबंध में दो बातें ही उन्होंने मुख्य बताई है, जल के अणुओं के बीच में संसंजन बल और वाष्पोत्सर्जी खिंचाव, ये दोनों एक भौतिक प्रक्रम है, इसलिए इस वाद को भौतिकवाद कहा गया है, मतलब फिजिकल प्रोसेस कहा गया है। क्यों? क्योंकि बल उत्पन्न हो रहा है और बल कौन सी राशि है? भौतिक राशि है। इस कारण जो है इसको भौतिकवाद कहा गया डिक्सन और जॉली ने। ये हो गया हमारा रसारोहण टॉपिक कंप्लीट।